नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चाएं खास। मैं हूं आपके साथ नीलम सैनी। हमेशा की तरह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के एडिटर इन चीफ इरविन खन्ना जी। उनका स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। शुरुआत करेंगे उस बैठक की बात के साथ जो बैठक अमृतसर में हुई है। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने काफी मुद्दों को रखा गया। उनमें से जो मुद्दे थे वो SYL यानी पानी को लेकर जो पंजाब और हरियाणा के बीच में जो टकराव की स्थिति रही है, इसके अलावा चंडीगढ़ को लेकर जो टकराव की स्थिति रही है, इन मुद्दों को अमित शाह के सामने उठाया गया कि गृह मंत्री ने कहा कि वार्ता के जरिए, बातचीत के जरिए इन मामलों को सुलझाया जाएगा, सुलझाने की कोशिश की जाएगी। सवाल ये है कि बातचीत कही गई है कि बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि बातचीत इन मुद्दों पर नहीं हुई या मीटिंग्स इन मुद्दों पर नहीं हुई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार इन मुद्दों पर बातचीत हुई है, पर हमेशा नतीजा शून्य रहता है, सिफर रहता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये वो मुद्दे हैं जिन्हें सिर्फ सियासत के लिए लटकाया जा रहा है, या वाकई बातचीत के जरिए इन मुद्दों का हल निकाला जा सकता है? इसका हल निकलना तो बातचीत से ही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी पहले यही सलाह दी है कि पानी और चंडीगढ़ का मुद्दा आप करें, और जो पहले समझौते हुए हैं केंद्र सरकार के साथ मिलकर, उसमें भी समाज पर राजनीति फिर बीचे आ गई और अटक गए। यहाँ पे एक मुझे कहानी बचपन की याद आ रही है कि एक बच्चे को दो औरतें माँ होने का दावा कर रही थी और विवाद बढ़ता गया। तो वो पुराने समय में राजा होते थे, तो राजा के दरबार में चले गया। तो राजा ने दोनों को समझाया, कोशिश की कि हाँ, दावा जो गलत कर रही है वो ना करे, पर बात बनी ना। तो राजा ने हुक्म दिया कि बच्चे को आधा आधा कर दो। अगर दोनों ही जिद पे हैं, तो उस समय जो बच्चे की माँ थी उसने कहा नहीं, ये तो मेरा बच्चा जीवित तो रहेगा, इसको दे दो। तो राजा ने माँ का दर्द छलका। तो जो चंडीगढ़ है ना, वो पंजाब का बच्चा है, पंजाब चंडीगढ़ की माँ है। पंजाब जो बना था, जो चंडीगढ़ जब अस्तित्व में आया तो पंजाब को सामने रख के रखा था। अब विभाजन हुआ तो भाइयों में सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें हमें माँ पता है कि पंजाब चंडीगढ़ की माँ, इसको दावा जो है वो विभाजन के कारण हुआ। हरियाणा के लेकर जो बात है, ये 85 के मुझे याद है, 85 में एक केंद्र सरकार ने सर्वे कराया था कि हरियाणा की कैपिटल कौन सी जगह अच्छी बने। हिसार को लेके था और इधर इस GT रोड पे। तो इसमें जो वर्ल्ड बैंक ने भी प्रेफरेंस दी थी, तो वो दूसरी जमीन के हिसाब से जो उसकी स्ट्रेंथ को लेकर भी रिपोर्ट आई थी। तो करनाल, इंद्री और लाडवा, ये त्रिकोण बनता GT रोड पे। इसमें जगह भी है, सरकार के पास भी है, दूसरी भी एक्वायर की जा सकती है। आज भी स्थिति वैसी है। और उसमें वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि जगह भी ठीक है और मैं फाइनेंस करने को तैयार हूँ। और अगर करनाल की हरियाणा की परिस्थितियों को देखें तो ये राजधानी के हिसाब से आज भी बहुत लाभदायक और जो प्रॉपर जगह है जिसमें राजधानी बने। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अगर कानून के हिसाब से है तो कानून तो अंधा है, वो आधा करेगा। तो आधा करेगा तो बच्चे की जान लेने वाली है। आधा चंडीगढ़ इधर चले जाए, आधा उधर चले जाए, तो वो तो उसके चंडीगढ़ का महत्व ही खत्म होगा। जो उसका एक संवेदनशीलता हमारी पंजाबियों की है उसमें, तो वो सारी खत्म हो जाता। वो चीज़ कानून को अति नहीं देखनी चाहिए। उसको बेहतर यही है कि हरियाणा को इसके लिए केंद्र सरकार मदद करे जगह ढूंढने में, और जितनी कैपिटल बनाने के लिए उसको पैसे की जरूरत है केंद्र सरकार दे, और मसला खत्म होना चाहिए। और संवाद के कानून तक नहीं पहुंचा, कानून तो फिर आधा करेगा, तो फिर वो बच्चे की जान गई, उस भावना गई, तो वो फिर एक राजनीति भी आएगी और कटुपन भी आएगा, सारा कुछ, और रिश्ते भी खराब होंगे। ये बात है। रही बात पानी की, सतलुज में अब पंजाब की स्थिति यह है कि जो पहले 66 का एग्रीमेंट होता है उस हिसाब से आज पानी नहीं है। उनकी अवस्था पंजाब की ज्यादा बढ़ गई। जमीन धरातल का पानी कम होता जा रहा है, लेवल नीचे चला जाता है। और दूसरी स्थिति यह है कि अगर जब बरसात एकदम जैसे हुई पीछे, तो पंजाब की स्थिति यह थी कि फिरोजपुर डिवीजन सारी पानी में डूब चुकी थी। अगर उस समय पाकिस्तान अपने गेट ना खोलता तो पंजाब की स्थिति और बदतर होती थी। तो मनोहर खट्टर जी यही कह रहे हैं कि नहर का निर्माण अलग चीज है, पानी देना एक अलग चीज है। आप नहर बना दीजिए। मैं ये समझता हूँ कि उनकी बात में वजन है, क्योंकि पानी छोड़ना तो फिर पंजाब के पास है।
पानी तो हरियाणा छोड़ना ना छोड़ना ये पंजाब के पास। जब आपातकाल आए तो फिर नहर होगी तो पानी छोड़ सकेंगे। बिल्कुल। पाकिस्तान को जो जा रहा है उस बात को भी हम नजरदारी के जब बाढ़ आती है तो पाकिस्तान को भेजते हैं पानी भी, जाने दो। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पे जो नहर शुरू होनी थी वो जहाँ पे रुक गई जाके, वहां का जो एरिया वो सेम का एरिया बन गया है, क्योंकि पानी वहां पे जाकर रुक गया जहाँ जब बरसातों में पानी रुके, आगे निकासी कोई नहीं। तो जो सारे गांव है उनकी मांग में कोई इसका रास्ता दिखाओ कि हमारी जमीनें खराब हो रही है। तो ये एक अच्छा, इसमें और एक बात है, किसान संगठनों को साथ लेना चाहिए। जब वो हड़ताल करते हैं या तो किसान हरियाणा का भी इकट्ठा होता है, पंजाब का भी इकट्ठा होता है, तो इस मसले को उनको सामने क्यों ना रखे। ये जब इतने अपने आप को जो मतलब मैं शब्द चौधरी कहता हूँ, जब पंजाब और हरियाणा की बात आती है और ये चौधरी बन के बात करते हैं, तो इस समस्या को आप क्यों नहीं बैठते। सारे पंजाब और हरियाणा के जो तनाव पैदा करने की क्या जरूरत है, तो किसान इधर का भी अपना, किसान उधर का भी अपना है। पानी तो किसान के पास जाना है, चाहे इसके पास है चाहे उसके पास है। और ये सरकार के विरुद्ध, चाहे पंजाब सरकार है चाहे हरियाणा चाहे केंद्र के, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जब उसके लिए इकट्ठे हैं तो पानी का ये फैसला आप बैठ के क्यों नहीं करते, आप फिर राजनीति क्यों करते हैं, ये लोगों को भ्रम में क्यों डालते हैं। ये मुद्दे हैं, ये होने समाज से है। अगर कानून के हिसाब से चलेगा तो फिर लाठी गोली सारा कुछ चलेगा ना, तो कानून तो अंधा, तो उसको उस नौबत तक जाना ही नहीं चाहिए। जिस संवाद के साथ सरकार को भी और प्रैक्टिकल व्यवहारिक, और नदी का पानी हम जब कहते हैं कि राष्ट्रीय धरोहर है, तो किसान और से सारे अपने ही है, तो उसको अपनेपन से राष्ट्र हित को सामने रखकर समाज द्वारा ही, समाज भी एक ऐसे माहौल में हो कि उसका एक पॉजिटिव हल निकले। इसमें देखिए, इसमें एक बात और समझे, असहमति होना और बात है, असहमति के साथ दिखाना, जिद करना, अहंकार आ जाना और जिद आना, वो फिर सारे खराब है। आपको असहमति को एक्सेप्ट करके आगे निकलना होगा। हाँ भाई आपके असहमत है, फिर भी ये हो सकता है, इसको सोचे, इस चलिए देखते हैं इस मामले का क्या हल होता है, या फिर सियासत की भेंट मामला भी और चढ़ता है और कुछ सालों तक लटकता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर ये मामला सुलझाना है तो दोनों जो राज्यों की सरकार है उनको दोनों को ही सूझबूझ का परिचय देना, पॉजिटिव होकर, टकराव की स्थिति में नहीं। टकराव की स्थिति तो दोनों को ही, दोनों प्रदेशों के लिए नुकसानदायक है, और देश के लिए, लोगों को दोनों को और देश को भी होगा, दोनों। चलिए अगली खबर की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने जो दूसरी सूची अपनी जारी की है इस विधानसभा चुनाव को देखते हुए, उस सूची के बाद ना सिर्फ सियासत में हलचल पैदा हुई है बल्कि खुद पार्टी के अंदर ही हलचल पैदा हो गई है। जो टिकट दी गई है उनमें 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, 4 सांसद शामिल हैं, एक राष्ट्रीय महासचिव को विधानसभा चुनाव की टिकट दी गई है। हालांकि जिन्हें टिकट दी गई है उनमें से कुछ का कहना है कि वो खुद इस बात से अनजान थे कि पार्टी उन्हें टिकट देगी, पर क्योंकि हाईकमान का फैसला है तो उन्हें ये मानना पड़ेगा, वो सिर्फ एक कार्यकर्ता है। उदाहरण के तौर पर हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करते हैं। उन्हें जब टिकट मिली है तो उसके बाद उनका ये बयान सामने आया कि उन्हें इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी, और दूसरी तरफ उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी ठोक रहे थे। तो आप ये जो बीजेपी ने जो सियासी दांवपेच चला है, जो दूसरी सूची जारी की है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें 2 पहलू है। एक पहलू तो ये है कि राष्ट्रीय नेतृत्व भाजपा का कोई भी जोखिम, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। एक बात उनको एहसास है कि शिवराज चौहान की जो सरकार 10 साल के एंडिंग वैसी है, तो वो खतरा नहीं लेना चाहते। और अब उन्होंने जो ढंग सोचा, ये जो बंगाल में भी उन्होंने की थी कोशिश, वो फिर गायक जो है उनको उतारा था, वो हार गए, बाद में टीएमसी में चले गए जो सांसद थे। इसी तरह गुजरात में भी उन्होंने अपने वरिष्ठ जो सांसद उतारे थे, वहाँ पे गुजरात में सफल रहे। ये तीसरा हो सकता है राजस्थान में भी इसी तरह करें। पर मेरा जो विजयवर्गीय के ने खुद जो अपना कहा कि मैं अपना वरिष्ठ हो गया हूँ, कहाँ हाथ जोड़ जोड़ के लोगों के पास बताऊँ, तो ये मैं समझता हूँ कि पार्टी के संगठन पे या नेतृत्व पे भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। जब आप इतने वरिष्ठ अपने सदस्यों को विश्वास में नहीं लेते, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। एक बात संदेश जो देखता आदमी सोचता है, जब वो वरिष्ठ नेता जब कह रहा है कि मैंने मांगी भी नहीं टिकट, मेरे को पता भी नहीं है और मुझे मैदान में उतार दिया है। और इसी तरह जो सांसद है 4 समय के मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको किसी ने टिकट नहीं मांगी, उनको दी गई। अब स्थिति ये है कि जब आप एक वरिष्ठ आदमी को उतारते हो, तो एक तो आपके मन में है कि ये वरिष्ठ है और इसकी एंटी में से कम है, क्योंकि 4 बार सांसद बने तो एमएलए किसी बनेंगे।
पर यहाँ पे मेरा एक असहमति है उनके भाजपा की सोच से, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो एडीजीपी है या डीआईजी है वो आके एसपी या एसएचओ का काम कर लेगा। बिल्कुल, वो अपनी प्लानिंग में तो सफल हो सकता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर, वो हाँ। ग्राउंड लेवल एसएचओ पे आके आपने थाने का इंचार्ज या एसपी छोटे शहर का बना दिया तो वहां पे सफल होगा वो, क्योंकि वो आप जिसको 20-20 साल को ग्राउंड से बाहर निकले, क्योंकि सांसद बनने के लिए आपको चेहरा और पार्टी दो चाहिए होती, विधायक बनने के लिए आपको लोगों का साथ चाहिए। चेहरे के कम होते हैं, पार्टी, चेहरा और जनसंपर्क, तीनों चीजें चाहिए। बिल्कुल, जब सांसद होता है तो 9 एमएलए आपके साथ हैं, वो काम कर रहे होते हैं आपके साथ। जब आप अकेले विधायक बन रहे हैं तो आप अकेले लड़ रहे हैं, तो वो दोनों की स्थिति फर्क है। अब जब आपको ये मैसेज मिलता है, पब्लिक में जाता है कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें उतार दिया गया, फैमिली मेंबर उनके भाई हैं, इसी तरह एक और मंत्री है जिनके भाई, इनके बेटे तो उनके भाई हैं जो सीट मांग रहे थे, उनके वो कहते मैं भाई के लिए काम करूंगा। लेकिन ये पार्टी ने जोखिम तो उठाया ये सोच के कि एंटी इनकम्बेंसी है, पर उसको मेरे हिसाब से इन टिकट देने वालों को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि अब जो मैसेज गया है, ये जो मैसेज अब घोड़ा ही आधा अधूरा जो मैदान में आप उतारा तो उसका नुकसान ज्यादा होगा। अच्छा, अगर जीत जाए इनकी डिमोशन होगी ना, अगर ये जीते तो सांसद एमएलए बन गए, अगर हार गए तो सांसद गए, मंत्री पद से भी गए सांसद। तो ये तो बेचारे कहते ना इधर के ना उधर के, ये स्थिति कोई अच्छी नहीं है। इनको उठाना तो और कोई नए चेहरे ले आते तब तो बात समझ लगती। तो मेरे ये नीति राजस्थान में चले जाकर, अच्छा अब जितने वो सीनियर वरिष्ठ हैं उनमें से सीएम कौन बनेगा अगर सारे जीत जाते? बिल्कुल। और एक इश्यू है कि जो यहाँ पे सिंधिया के बेटे हैं उनको नहीं उतारा गया मैदान में, उनको भी विधायक। तो ये सारी चीजें मिक्स करके जो कोई बीजेपी को लगता होगा या कई जो कहते भी हैं कि हाँ बीजेपी कोई एक लाभ वाली स्थिति में आ जाएगी इतने चेहरे उतार कर, मुझे इस पे प्रश्न चिन्ह है मेरा कि ये नीति कोई अच्छी नीति नहीं है। अगर उतारने थे तो उनको विश्वास में लेकर उतारते ताकि वो अपने मन से स्वीकार करके चलते कि हमें मैदान में उतरना। अब तो वो जबरदस्ती ये जबरदस्ती वाली बात गलत है। ये संगठन पे भी प्रश्न चिन्ह है, नेतृत्व पे प्रश्न चिन्ह है, और स्थानीय लोगों को पे भी एक प्रश्न चिन्ह लगेगा कि भाई हम ये आदमी लड़ना नहीं चाहता, हम इनको वोट दे रहे हैं। चलिए देखना होगा कि नतीजे जब आते हैं तो ये जो जनता के हाथ में है। पर अभी मैं नेतृत्व की बात, संगठन की बात, वो उनका एक मुझे लगता है गलत, क्योंकि आखिरी फैसला तो जनता के हाथ, बाकी तो जनता ने करना। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। INDIA गठबंधन जो बना है, केंद्रीय जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर जो हैं, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी इस गठबंधन के लिए, इस गठजोड़ के लिए प्रतिबद्ध है, पर जो राज्यों में हालात हैं वो कुछ और बयान करते हैं। नेशनल लेवल पर भले ही ये सब एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं, पर राज्य स्तर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लड़ाई है। पंजाब की स्थिति की बात करते हैं। सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो वाक युद्ध छिड़ा हुआ है वो सब जानते हैं, कोई भी उससे अनजान नहीं है। यही हालात हरियाणा के भी हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आप नेताओं के बीच लड़ाई जारी है। ऐसे ही कुछ हालात छत्तीसगढ़ में भी हैं। छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में भी, तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई ये गठजोड़ आखिर तक जा पाएगा या फिर पहले ही बिखर जाएगा? मैं तो पंजाब की स्थिति, जैसे सुखपाल खैरा जी की गिरफ्तारी हुई और 20-25 दिन में SIT बनी और उसके बाद हो गई, मुकदमा 2015 का कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के समय बना। लेकिन पंजाब की राजनीति का एक दर्पण भी है हमारे सामने कि 2015 में जब बना तो वो लड़ाई लड़के आकर सर्वोच्च न्यायालय ने उनको क्लीन चिट भी दे दी सुखपाल खैरा। ये दोबारा SIT सितंबर में बनी और सितंबर में अरेस्ट भी हो गए। और बात ये है कि उस समय कांग्रेस ने मुकदमा बनाया और आम आदमी पार्टी इसको बचा रहे थे। पर्टिकुलर भगवंत मान सांसद उस समय थे, तो वो उन्होंने डिफेंड किया भी ये बेकसूर है। आज वो पावर में और ये अरेस्ट भी वही कर रहे हैं। दोनों को, मतलब इस केस में भगवंत मान और जो खैरा आप एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से परिचित भी अच्छे, कोई साथ रहे सब। तो ये जो एक मतभेद है ना वो मनभेद में बदल गया। और जो केजरीवाल जी का संदेश के वहाँ इंडिया लेवल पे इकट्ठे ही हैं, पर इसका एक आम चर्चा आजकल ये है कि ये गठबंधन टूटेगा। भाई ये पंजाब कांग्रेस में जो केस पर्टिकुलर खैरा के अरेस्ट के बाद, मेरा सोचनी अलग है। मैं ये सोचता हूँ कि ये एक जो
कांग्रेस हाईकमान पे तेवर तो बोले हैं, कांग्रेस हाईकमान में गुस्सा है कि हमारे को ये ऐसे केस ना बनाए ना, हम खड़गे जी का भी बयान आया। पर मैं जैसे समझता हूँ कि ये राजनीति कहने और करने में जो अंतर होता है ना, वो इसको समझना पड़ेगा बिटवीन द लाइंस। ये जो कांग्रेस हाईकमान के, मैं समझता हूँ उनकी नॉलेज में होगा ये जो कुछ हुआ है। क्यों? क्योंकि ये वो आवाज थी जो हाईकमान के, कांग्रेस हाईकमान के विरुद्ध, जैसे बहुत सख्त और भगवंत मान के भी बहुत विरुद्ध बोल रहे थे, हाईकमान के साथ भी ये ओपन थे। तो ये एक संदेश भी हाईकमान की तरफ से और भगवंत मान की सरकार की तरफ से भी कि अगर आप इसी तरह बोलते रहोगे तो फिर ऐसे नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे। अगर आप चुप हो जाओगे तो साइलेंट हो जाएंगी फाइलें। कांग्रेस हाईकमान को भी ये स्थिति सूट करती है, क्योंकि ये बगावत के सुर अगर यहाँ पे दब जाते हैं इस अरेस्ट के साथ, सुर बदल जाते हैं, क्योंकि हाईकमान ने पीछे नहीं आना। जो केजरीवाल जी का जो बयान है कि हम ऑल इंडिया में इकट्ठे हैं नशे वालों के खिलाफ, तो ये नशे वाला तो एक बात मतलब केस बनना, अरेस्ट होना कोई अपराधी नहीं बन गया। फाइनल फैसला तो कोर्ट ही करेगी, कोर्ट क्या स्थिति लेती है उसके बाद स्थिति आएगी। पर ये पॉलिटिकल मैसेज ये है कि जो हाईकमान की नहीं सुनेगा तो सरकार दबाएगी। कांग्रेस हाईकमान को भी ये एक्शन सूट करता है कि अब उनके विरुद्ध बोलने वाले, गांधी परिवार के विरुद्ध बोलने वाले थोड़े से दबेंगे, चाहे वो पंजाब में है, हरियाणा में है या दिल्ली या जहाँ छत्तीसगढ़। उनको समझ लग जाएगी कि लोकल सरकार अगर आप हाईकमान की नहीं सुन रहे तो फिर जिस झगड़े के लिए, ऐसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा पहलू ये भी है, इस एंगल से जो राजनीति का भी एक एंगल है। पंजाब की राजनीति का एक जो माइनस पॉइंट जाएगा वो इस रस के साथ ये जाएगा कि ये पंजाबी कहते हैं भाजी सगन पाना। बिल्कुल, ये सगन जेड़ा पाया है उधर फिर वापसी भी होता है। जब सत्ता बदलेगी, अगर वो नहीं रहे तो ये आप आदमी पार्टी 5 साल बाद 10 साल बाद और इसी तरह के बयान, तो ये जो ये सियासी आपस में है, ये एक पंजाब के लिए दुखदायी बदलाखोरी जो है ना, बदलाखोरी की भावना नहीं जानी चाहिए। ये इसमें इस केस में ये एक ओपन सीक्रेट जैसे होता है ना, वो सामने आ गया और ये आने वाले दिनों में पंजाब के लिए एक परेशानी का कारण बन सकती है, पर्टिकुलरली राजनीतिज्ञों के लिए भी। क्योंकि कहीं ना कहीं विकास जो है वो पीछे रह जाता है। फिर नकारात्मक जो इसे कहते हैं नेगेटिविटी बढ़ेगी पॉलिटिक्स में, वो फिर ठीक नहीं है पंजाब के हित में। चलिए आखिरी सवाल की बात करते हैं। विदेशी धरती से भारत के खिलाफ जो एजेंडा चलाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ भारत ने कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले दिनों 6 फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की संपत्ति को जब्त किया गया। इसके अलावा जो है वो ओसीआई कार्ड रद्द किए जाएंगे, ऐसा भी सामने आ रहा है। तो कार्रवाइयां तेज कर दी गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कार्रवाई तेज करनी चाहिए थी। उससे अलावा इससे भी और बड़ी बात है, जो यूएनओ में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का जो बयान आया, अमेरिका में जाकर जो उन्होंने बयान दिए, और कनाडा के ऊपर जो आज कनाडा ट्रूडो आज बोल रहा है कि नहीं, हम भारत के साथ अपने आर्थिक संबंध, क्योंकि आर्थिक शक्ति अपने संबंध ठीक करना है, क्योंकि अगर कार्रवाई ना की जाती तो फिर यही रहना था कि जो भारत का नेतृत्व है, जो सरकार है, वो कमजोर है और डिसीजन नहीं ले सकती। जबकि आज भारत की स्थिति बदल चुकी है। ये असर्शन है भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत के विरुद्ध जो बोलने वाले हैं, जो गुरपतवंत निज्जर, ये एक भारतीय नागरिक नहीं रहे, ये या कनाडा के नागरिक हैं या जो आज इंग्लैंड में बोलते हैं वो इंग्लैंड के नागरिक बन चुके हैं, जो पतवंत तो अमेरिका का बन चुका है। तो ये पाकिस्तान के बाद ये बाहर कनाडा के बाद इंग्लैंड और अमेरिका, ये जो सारी सरकारें हैं और ये संगठन जो है ना, ये भारत पर एक दबाव बनाना चाहते थे। भारत ने ये एक्शन करके और विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो बयान दिया जो आपने, और अमेरिका का, उसने एक स्पष्ट स्थिति कर दी कि भारत अब बर्दाश्त करने वाला नहीं, दबाव में आने वाला नहीं है, और आपको इस स्थिति को समझना पड़ेगा कि भारत अपने विरुद्ध कोई भी बात, अलगाववादी, चाहे वो कनाडा का रहने वाला है, अमेरिका रहने वाला है, या कोई भी किसी संप्रदाय का, उसको अब बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये एक स्पष्ट संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने, भारत ने दिया है, और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ही। और इसी का कारण है कि आज ट्रूडो की आवाज बदली है, रुख बदला है, और जो प्रदर्शनकारी है उनकी संख्या भी घटी है, उनकी आवाज भी दबी है। तो ये कार्रवाई सरकार को, आज सरकार ने अपनी सूची भी
कनाडा को दे दिए, पहले 19 की थी या 51 की शायद हो गई कुछ ऐसा था। तो ये एक सही दिशा में उठा कदम है और समय अनुसार है, और इसकी मांग थी, और लोग भी यहाँ के भी खुश हैं और कनाडा में बसे भारतीय भी खुश हैं कि ट्रूडो को वो आज निंदा कर रहे हैं कि ट्रूडो ने सारे हमारे जो आपसी संबंध थे अब एक इमेच्योरिटी के कारण सारे वो तनाव में आ गए और खराब हो रहे हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, और ये आप चीज़ ट्रूडो भी समझता है, अब रिट्रीट करने की तैयारी में है। देखो 1-2-4 दिन में और समझ लगे। चलिए, कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि जो आपसी संबंध हैं उन पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इससे परेशानी प्रभावित है होंगे, खास करके पंजाब पंजाब के, में, क्योंकि इसलिए बिल्कुल इस संबंध को तो अब मैंने पिछली दफा कहा था कि कनाडा सरकार और पर्टिकुलर ट्रूडो को डिसीजन लेना है, क्योंकि वो आप जो अगर सिर्फ इसी बात पे अड़े रहे कि हमने दबाव बनाना, वो स्थिति खत्म हो चुकी, बदल चुकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर अपनी सियासी नज़र से जवाब देने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो चर्चाएं खास में कुछ और मुद्दों के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए दैनिक उत्तम हिंदू टीवी। धन्यवाद।